हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सब लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि प्रीएम्बल क्या होता है। आज की जो वीडियो है ये प्रीएम्बल से नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज हम बीए ऑनर्स के बच्चों का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, और इसको प्रोग्राम ऑनर्स दोनों के बच्चे ही देख सकते हैं। हाल ही में लेकिन ये जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है वो ऑनर्स के लिए, लेकिन इसको यूपीएससी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही डीपली वे में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की। आखिर बात करें कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करते हैं तो क्या है ये बॉडी ऑफ लीडर्स। बॉडी ऑफ लीडर्स का मतलब क्या होता है? नेताओं का समूह कह लीजिए, नेताओं का एक ऐसा निकाय जहाँ पर सारे नेता मिलकर जो हैं डिसीज़न लेते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। निर्णय लेते हैं किसके लिए? जनता के लिए। उनके हित में रहकर निर्णय लिए जाते हैं, काम किए जाते हैं, विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। तो वही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? ये बॉडी ऑफ लीडर्स है। एक ऐसा निकाय है जहाँ पे नेतागण मिलकर एक निर्णय लेते हैं। हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देश का संविधान बनाने का ये बहुत बड़ा काम था। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बॉडी ऑफ लीडर्स को तैयार किया गया, मतलब एक ऐसे निकाय को तैयार किया गया, एक ऐसी बॉडी को, एक ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया जहाँ पे सारे नेता बैठकर निर्णय ले सके। और उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्या था? वर्किंग ओवर दीज चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अ विजनरी डॉक्यूमेंट। इन चुनौतियों पर काम करते हुए संविधान सभा ने एक बहुत ही दूरदर्शी दस्तावेज दिया। दूरदर्शी का मतलब होता है फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य में आने वाली संभावनाओं को देखते हुए एक संविधान का दस्तावेज तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, ठीक है ना। तो क्या था? नेशनल यूनिटी। इसके अंदर जो चैलेंजेस देखे गए हैं वो क्या क्या थे? पहला था कि नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है हमारा संविधान, कि राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे। और दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास को इसमें ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को देखा जाए, बढ़ाया जाए। और तीसरा है डाइवर्सिटी। हम विविधता की बात करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे हिंदू धर्म में भी है, मतलब हर प्रकार के धर्म में देख लीजिए, मुस्लिम धर्मों में है, सिख में है। तो जो डाइवर्सिटी की यहाँ बात हो रही है हर प्रकार के धर्म में, हर प्रकार की कास्ट में, ठीक है ना, हर प्रकार में है। चाहे वो आप बात करें तो ये हमारे ज्योग्राफी लेवल से भी देखें तो कितनी ज़्यादा है। तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसकी और बनकर तैयार हुआ तो उसकी क्या क्या फीचर्स हैं जो बता सके कि भारत का ये संविधान है। तो हम फीचर की बात करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। तो क्या है? पहला फीचर है कि जो हमारा जो संविधान है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही लंबा है, लेंथिस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और वॉल्यूम के अंदर है, तो ये वॉल्यूमिनस है और लेंथिस्ट है, सबसे विशाल है, सबसे लंबा है हमारे भारत का संविधान। दूसरा है वेरियस सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के विभिन्न स्रोत इसके अंदर लिए गए हैं। संविधान एक चीज़ से नहीं मिला है। भारत के बाहर मतलब विदेशों से संविधानों को, विदेशों के या अन्य देशों के संविधानों को पढ़ा गया, अदर कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीड आउट किया गया, और हमें कहाँ से क्या लेना है उन सबको हमारी भारत की जो शैली है उसको ध्यान में रखकर हमने संविधान तैयार किया। और उस संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन से हमने स्रोत लिए हैं, सोर्स लिए हैं, हम यहाँ पर उस पर भी बात करेंगे। थर्ड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कठोरता और लचीलेपन का ये मिश्रण है। हमारा भारत का संविधान क्या है? बहुत रिजिड है और बहुत ही ब्लेंड है, मतलब बहुत ही कठोर भी है और लचीला भी है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी।
ठीक है। तो इसमें क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का यहाँ संश्लेषण देखा गया है। संसद की जो हमारी जो संसद है वो कैसे संप्रभु है और जो जुडिशरी है, जो न्यायिक है, वो कैसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ साथ यहाँ पे संघीय व्यवस्था को भी देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर देखी गई है, मतलब कि सरकार का रूप यहाँ पर क्या है, संसदीय रूप है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान है वो क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यहाँ पर। तो क्या है, यहाँ पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर देखी गई है। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे निर्देश सिद्धांत जो होते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यहाँ पर देखे जाते हैं। तो भारत की जो संविधान की विशेषता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है। उसके बाद बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सेक्युलर स्टेट मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य की हमारा संविधान बात करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पर देखे गए हैं। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता की हमारा संविधान बात करता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब कि स्वतंत्र निकाय को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हमारे भारत के संविधान में स्वतंत्र निकाय को भी जगह दी गई है। इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है, आपातकालीन प्रावधान जिसको बोला जाता है। तो भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविज़न भी यहाँ पर लिया गया है, आपातकालीन प्रावधान भी लिए गए हैं। यहाँ पे 3 टियर गवर्नमेंट है मतलब कि 3 स्तर पे सरकार यहाँ काम करती है। और है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को भी यहाँ उससे कौन सा लिया है, तो 1935 के पार्ट से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है ना, फेडरल स्कीम हो गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया। ये चार चीज़ें हमने 1935 से ली। उसकी हम बात करते हैं अमेरिका की, कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट को हमने अमेरिका से लिया है, मतलब कि मौलिक अधिकार। और वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, वो 12 से 35 तक मतलब 12 से 35 तक आते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये आर्टिकल 13 में आता है, न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग इसको बोलते हैं। और ये आर्टिकल 61 में है जो हमने अमेरिका से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए जब हटाया जाता है राष्ट्रपति को तो उसके लिए इम्पीचमेंट का यूज़ होगा, लेकिन जब न्यायाधीश की बात आती है तो उसके लिए हमें रिमूवल का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हटाने की बात करते हैं उसको। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, आर्टिकल 124 के 4 में देखो आया ना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4, तो ये क्या है, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं ना ये बाद में आई हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पर जो है 395 देखे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको कैसे हटाया जाए, कब हटाया जाए, इन चीज़ों को भी हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रियम्बल की हमने बात की थी फर्स्ट सीरीज़ में, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, प्रियम्बल को हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हमने अमेरिका से लिया है। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका को किस प्रकार से स्वतंत्र रखा जाए, कैसे उसको कंट्रोल ना किया जाए, ये भी जो हमने सीखा है, ये भी जो हमने अडॉप्ट किया है वो अमेरिका लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड की। देखो अब आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, आयरलैंड से लिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, डीपीएसपी जो होते हैं ना, जो हमारे पार्ट या भाग जो हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 से 36 से 51 अनुच्छेद में है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसका मेथड क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है आर्टिकल 55 में जो है वो हमने कहाँ से लिए, वो आयरलैंड से ली है। उसके बाद है मेंबर्स नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 18 और पार्ट 4, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जब नामांकन किया जाता है तो वो जो नामांकन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है आयरलैंड से। और हमारे संविधान के कौन से भाग में, वो है हमारे संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 80 के अंदर 80 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है रिट्स।
रिट्स क्या है? रिट्स है हमारे राइट्स को रिजर्व करने की चीज़ें हैं, राइट्स की रेमेडीज़ हैं। मतलब कि हम रिट्स की बात करते हैं, रिट्स को हिंदी में भी रिट्स ही कहा जाता है। तो रिट्स क्या है? रिट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका उपचार करने का ये तरीका है। ठीक है ना? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि रिट्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, जब आप बीमार हो जाते हैं और आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो आपको दवाई देता है। ऐसे ही रिट्स है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है और हमें प्रॉब्लम होती है, तो रिट के थ्रू जो है हम अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आर्टिकल 32 और 226 मतलब 226 के थ्रू हो जाता है। 32 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 32 ये सर्वोच्च न्यायालय में काम आता है, और 226 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में जाता है। तो 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब का सरकार का रूप क्या है? संसदीय रूप है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है ना? तीसरा है हमारा द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है ना? कि जो सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है कि देश में एक ही सिटीजनशिप होगी, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एकल नागरिकता का विचार है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये भाग पार्ट 10 में आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये आर्टिकल 105 तक आता है। संसद के जो विशेष अधिकार है, संसदीय जो विशेष अधिकार है, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। लास्ट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये भी हमने ब्रिटिश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। होप सो आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझ होगा। नेक्स्ट चलते हैं जर्मनी से। जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर बोला जाता है। ठीक है ना? तो वाइमर से हमने क्या क्या लिया है? वाइमर से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 356, मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को आपातकाल की कंडीशन में, जब आपातकाल लग रहा होता है, तो मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से सस्पेंड किया जाए, किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, किस प्रकार से रोका जाए, ये हमने जर्मनी से लिया है। मतलब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को किस तरीके से निलंबित किया जाए, और निलंबित सिर्फ आर्टिकल 356 ही होता है, वो हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संशोधन करने का तरीका, किस तरीके से बदलाव किया जाए। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर है? हमारे भारत के संविधान के पार्ट 20 में और आर्टिकल 368। तो संविधान का संशोधन कैसे किया जाए वो हमारे भारत के संविधान के भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 के थ्रू ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? जो नॉमिनेटेड बंदे हैं हमने उनका पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन के जो मतलब राज्यसभा में जब हम मेंबर्स का चुनाव करते हैं तो किस तरीके से होगा, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। लास्टली हम इसमें देखेंगे सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया। ठीक है? इसको यूएसएसआर इसको पहले बोला जाता था, अब इसको सोवियत संघ बोला जाता है। अब क्या है इसके अंदर, हमने क्या क्या लिया है भारत में, वो देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है ना, पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में है, इसमें मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंदर है। ये कला वर्ड जो है इसको काट दीजिएगा, ये कला नहीं है, आर्टिकल है, गलती से हो गया है। नेक्स्ट है इसके अंदर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के अंदर जैसे कि सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रियम्बल के अंदर लाया जाए। प्रियम्बल में ऐड किया गया था ना आर्टिकल 42 के थ्रू, जो मैंने बताया था प्रियम्बल में, तो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिए? वो सारी चीज़ें हमने ली हैं यूएसएसआर से। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि किस तरीके से लिखे हुए कानून को कैसे करें, तो आर्टिकल 21 के अंदर है। तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आर्टिकल 21 हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये भी मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगी। उसके बाद हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, और है फ्रांस। इन दोनों से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया की हम अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के अंदर। कॉन्करेंटली मतलब कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसपे कि राज्य और केंद्र दोनों ही काम कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स,
पार्ट 13 आर्टिकल 301 एंड 307। इसमें क्या है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से, कि कैसे ट्रेड करें, कैसे उनको फ्रीडम दें, ठीक है ना। लास्ट है इसके अंदर कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 1 से, मतलब जॉइंट सिटिंग होती है ना, संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है, तो ये वाला पार्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस, की फ्रांस से हमने लिया है द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड रिपब्लिक। ये सारी चीज़ें भी हमने कहाँ से ली, सारी चीज़ें हमने ली हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र के जो आदर्श हैं कहाँ से लिए हैं अपनी प्रस्तावना में, वो हमने लिए हैं फ्रांस से। तो होप सो ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कनाडा का, कि हमने कनाडा से क्या लिया है। कनाडा से हमने लिया है, पहला है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमने एक ऐसी सरकार को लिया है जो संघवाद के साथ साथ बहुत ही मजबूत है। दूसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी हमने कनाडा से लिया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से एक एडवाइजरी के रूप में भी काम करती है। थर्ड है कि सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट आर्टिकल 155 एंड 157, कि केंद्रीय राज्य के जो शासन की नियुक्ति है वो कैसे होती है, कौन करता है, ये सब भी हमने कनाडा से लिया है। और लास्ट हमारा रिसिजरी पावर वेस्ट विद द सेंटर आर्टिकल 248, इस मतलब केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, ठीक है ना। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कौन कौन से सोर्स हमने बाहर से लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कैसे, आर्टिकल 249, जिसके अंदर क्या है, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य अगर कुछ चाह रहा है तो उस पर राज्य भी काम कर सकता है, ठीक है ना, केंद्र भी काम कर सकता है, और राज्य केंद्र दोनों ही मिलके काम करते हैं। लेकिन जब ये होता है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, इसके अंदर चेंजेस होते हैं और वो चेंज आता है आपका अमेंडमेंट को लेके, बदलाव को लेके। और ये जो बदलाव होता है वो किससे होता है, मेजोरिटी के अंदर भी होता है। एक होता है सिंपल चेंज और एक होता है मेजोरिटी के साथ चेंज, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज़ में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी 3 तरीके होते हैं, एक सिंपल से होता है, एक मेजोरिटी से होता है और एक होता है मेजोरिटी प्लस सिंपल। तो हम यहाँ पर उसकी बात करते हैं, मतलब कि वोटिंग जो है कि जितने लोग, एक होता है वोटिंग का कि जितने लोग बैठे हैं वही डिसाइड कर लें कि हो गया। एक होता है जितने लोग बैठे हैं और पूरी कमेटी के अंदर कितने लोग ऑलरेडी हैं। मान लीजिए आपके घर में 50 लोग हैं और आपके घर में कोई डिसीजन होना है, लेकिन जिस दिन डिसीजन लिया जा रहा है उस दिन 50 लोग नहीं 15 लोग ही हैं, तो उस दिन 15 लोग ही डिसीजन ले लेंगे। तो दूसरे वाला क्या है कि 15 लोग भी होने चाहिए, 50 लोग भी होने चाहिए, ये होता है मेजोरिटी। और एक होता है कि 15 लोग भी हों, 50 लोग भी, 50 लोगों के साथ साथ 15 लोग और साथ में उनका क्या सीन रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे ही, मतलब इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट को भी इसमें इन्वॉल्व किया था कि स्टेट क्या चाहते हैं, तो ये वो उस पर बात करते हैं। तो उसमें सिंपल प्लस मेजोरिटी भी काम करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 61 और नेक्स्ट है एज पर आर्टिकल 368 सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जाम्पल के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी विच इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। मतलब क्या है, अनुच्छेद 368 क्या कहता है, वो कहता है कि कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अर्थात हर सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान, और जो बहुमत प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक है। तो ये वही बात है कि कितना परसेंट, कितने लोग इसमें अपना जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। दो रूप में क्या है, क्या मेंशन कर रहा है, दो रूप के अंदर बात करते हैं। तो दो रूप में बात कर रहा है ये कि यहाँ पर जो सरकार का जो संसदीय रूप है, विधायिका भी है, यहाँ पे कार्यपालिका भी है, जुडिशरी भी है, ठीक है ना। विधायिका की बात एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। 3 रूपों पे यहाँ पे सरकार बनकर चलती है और किस तरीके से काम करती है आपको पता ही है कि एक कानून बनाता है, एक कानून का पालन करवाता है। कानून बनाने वालों में कौन होते हैं, जितने भी नेता जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, MLA हो गए, ठीक है ना, MP हो गए,
ये सारे के सारे कौन होते हैं? कानून बनाने वाले। कानून का पालन कराने वाले आईपीएस हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, सारे कानून का पालन कराते हैं। और कानून को सही बनाया नहीं बनाया है, आपके अधिकारों की रक्षा हुई नहीं हुई है, कौन करते हैं? ये करते हैं जुडिशरी, मतलब कि जज। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान की जो न्यायिक व्यवस्था है वो क्या है? एकदम फ्री है, स्वतंत्र है और एकत्रित है, एक ये प्रणाली है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी प्रिवेल इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, the high court at the state level and district and other subordinate court are below and are subject to the supervision of the high court। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि देखो जो सुपीरियरिटी है वो किसके पास है। यहाँ पर अगर बात करें तो पावर को एक लेवल के साथ में बढ़ाया भी गया है और घटाया भी गया है। ठीक है, तो ये सुपरविजन की जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हाई कोर्ट पर भी है, सुप्रीम कोर्ट पर भी है, लोअर कोर्ट पर भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी है। यहाँ पर उसकी बात की गई किस तरीके से। यहाँ पे ये एक ही मतलब एकत्रित भी है, इकट्ठे भी हैं और स्वतंत्र भी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो न्यायपालिका की एकल प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उच्च पर है। राज्य के स्तर पे कौन है? उच्च न्यायालय काम करता है और जिला और अन्य अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो नीचे स्तर पे काम करते हैं और उच्च न्यायालयों की देखरेख के अधीन होते हैं। तो जितने भी कोर्ट काम करते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी कोर्ट हो। ठीक है ना। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आप ऐसे ही नहीं जा सकते, उसके लिए पिटीशन डाली जाती है, हाई कोर्ट से अप्रूवल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली आपके 32 और 226 के लिए ही काम आता है, अदरवाइज तो हाई कोर्ट से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना इतना ईजी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट तक ही सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें also the level of courts have a duty of enforcing central as well as state law। साथ ही अदालतों के सभी स्तरों पर मतलब अदालत के जितने भी लेवल हैं उन सब पे केंद्रीय और राज्य के जो कानून हैं उनको लागू करने का काम भी यही होता है कि जितने भी लेवल पर जो सेंटर है और जो स्टेट हैं उनके जितने भी लॉ हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाए, कैसे उनको लागू करवाया जाए, करा जाए, इन सब का काम भी क्या है? अदालतों के ऊपर है। वो कहते हैं ना, और इसके लिए बोलते हैं पिटीशन और रिट्स। जो मैंने रिट बताया था ना उसको हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो जो रिट्स हैं वो इसी के लिए काम आती हैं। कहती है ना, आप सरकारी हो, आपने किस हक से कह दिया कि आप वहाँ काम कर रहे हो? आप तो प्राइवेट नौकरी में, फिर आप किस तरीके से सरकारी में काम करते हो? आपका तो ये एरिया नहीं है, आप तो दूसरे वाले एरिया के हो, आप दूसरे के एरिया में कैसे जा सकते हो? अभी की अभी आप उस जाके बंदे को बुला के लेकर आओ और मेरे सामने मतलब कोर्ट में पेश किया जाए, होता है ना, ये सारी की सारी रिट में आती हैं। तो किसके कौन से अधिकार है, किसके कौन से अधिकार नहीं है, किसको आप बंदी नहीं बना सकते, इन सारी चीज़ों पे जो है वो कोर्ट जो है वो बहुत ही ध्यान देता है। तो इसलिए कहा गया है कि अदालतों के सभी स्तरों पर केंद्रीय और राज्य के कानूनों को लागू करने का इनका कर्तव्य होता है। नेक्स्ट अब बात करें तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसमें देखें तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंड टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेंस। ठीक है ना, वायलेशन नहीं कर सकते। अब कैसे? However, it is a moral obligation of the state to apply these principles in making laws। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनको भारत के लिए किस लिए बनाया गया है? वो भारत के लिए इसलिए लाए गए हैं ताकि राज्य का कल्याणकारी काम हो सके। तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के इरादे से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए गए हैं। निदेशक सिद्धांतों को उनके उल्लंघन के लिए कभी भी अदालतों में नहीं जाया जा सकता। क्या है ना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर डिफरेंट मैं बताऊंगी जब हम इसको पढ़ाएंगे। अभी खाली हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, आपको ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या है कि बस इतना जान लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनके लिए आप कभी भी इनको लागू करने के लिए, इनको इन्फोर्स करने के लिए आप कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते, इनको अदालत नहीं जा सकते। हालांकि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का एक नैतिक काम होता है। इसको एक देते हैं कि हाँ ये एक मोरल वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ के रूप में ही इसको अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये करना है।
नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोलते हैं मूल अधिकार। अब हमारे भारत के अंदर लोगों के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। तो बात करें, पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि समानता का अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 90 से लेकर 22 तक आता है। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण होते हैं ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपको 29 और 30 में दिए गए हैं, मतलब आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो शिक्षा है, उससे संबंधित अधिकार आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अभी मैंने बताया था ना कि आपके अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करे, उनका कोई वायलेशन करे, तो आप उसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 और 226। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी आपको दिया गया है आर्टिकल 32 में। होप सो आपको इसमें आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसके अंदर है हमारी, मतलब कि मौलिक कर्तव्य हैं हमारे भाग 4A में। ये बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इसको ए के साथ जोड़ा। अब कौन कौन से हैं? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हेरिटेज हो गया, कल्चर हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ह्यूमैनिज्म हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, मतलब वो कि आप ये कह तो देते हो कि हाँ अधिकार, इतना याद रखिएगा कि अधिकार हमेशा कर्तव्यों के साथ जुड़े होते हैं। तो जब अधिकारों की बात आती है तो कर्तव्य आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो आप जब बात कर रहे हैं कि हमें संस्कृति मिली है, तो आपका कर्तव्य भी है कि आप अपने कल्चर को बचा कर रखें, उनकी वैल्यू करें। साथ ही साथ आप दूसरे के कल्चर को बचा के रखें, उनकी भी वैल्यू करें, ठीक है ना। तो इस तरीके की मानवतावाद आपके अंदर होनी चाहिए कि और मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको गंदा ना करें। अपॉर्चुनिटीज़ जो एजुकेशन की है वो बच्चों को दी जानी चाहिए, पेरेंट्स के थ्रू दी जानी चाहिए। तो ये सारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारी ड्यूटीज़ भी हमें दी है हमारे संविधान ने। उसके बाद बात करें तो वह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? इसके अंदर बात करें तो अवर फोरफादर्स वर एंटाइटल्ड टू वोट फॉर ईच इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21. नाउ एज इज 18. इट टुक सेवरल ईयर्स फॉर वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी टू ग्रांट दिस फ्रीडम टू ऑल ऑफ अस. हमारे जब पूर्वज की बात करते हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो क्या थे, वो 21 साल की उम्र से कहते हैं ना 21 साल से अधिक की आयु के लोगों को ही खाली वोट देने का अधिकार था हमारे भारत के अंदर। पहले 21 साल थी कि आप 21 साल के हो तो ही आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अब इस उम्र को ख़त्म कर दिया गया है। आज के टाइम में 18 साल है कि अब 18 साल जो हो जाता है वो कर सकता है और वो अडल्ट है। तो उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पश्चिमी उदार लोकतंत्र को हम सभी को ये स्वतंत्रता देने में कई साल लग गए। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सारे में जो अधिकार आए हैं किस तरीके से भारत के अंदर मिला, तो उन सारी चीज़ों की बोल रहे हैं कि उदार लोकतंत्र जो है उससे बहुत टाइम लगा है कि लोगों को फ्रीडम मिले। नेक्स्ट बात करें तो है सिंगल सिटीजनशिप की। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो इसका मतलब होता है एकल नागरिकता। ये हमने कहाँ से लिया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता की हम बात करें तो क्या कहता है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप. दिस इम्प्लाइज दैट whoever obtain the citizenship right of another nation instantly lose their Indian citizenship. ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है, एक ही नागरिकता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो हर नागरिक को एक ही नागरिकता प्रोवाइड कराएगा, एक ही सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी दूसरे राष्ट्र के नागरिकता अधिकार को प्राप्त करता है, नागरिक के अधिकार को प्राप्त करता है, तो वो अपनी भारतीय नागरिकता को खो देगा। तो आप सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकते हैं। अगर आप बाहर जाके वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो आप भारतीय नागरिकता को खो देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य।
तो सेक्युलर स्टेट क्या कहता है? सेक्युलर स्टेट कहता है नो रिलीजन फॉर स्टेट, राज्य के लिए कोई भी धर्म नहीं है। ये मैंने आपको बताया था प्रियम्बल में सेक्युलरिटी पे, और आगे हम पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। मतलब राज्य जो है वो धर्म से अलग रहेगा, धर्म से उसका कोई सरोकार नहीं है। जो धार्मिक लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई, जिसको जो करना है वो करे, उसका राज्य से कोई भी मतलब नहीं है। राज्य जो है सबके लिए बराबर है। राज्य नेक्स्ट बात करें तो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ में क्या आता है? मतलब कि ऐसी बॉडीज़ जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो खुद ही काम करती हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो इलेक्शन करने वाले कमीशन होते हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद है आपका यूपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो। उसके बाद है आपका एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और फिर है कैग जो कि कंट्रोल बॉडी होता है ना, उसकी बात करते हैं। लास्टली हम बात करें तो लास्टली है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न, मतलब कि आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान की मैंने बताया था ना कि अभी मतलब स्टार्टिंग में कि हमने कहाँ से लिए हैं। तो आपातकाल की हम बात करें तो आपातकाल में हमारे पास 3 प्रोविज़न हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360, 352, 356 और 360। हम वैसे हमारे सिलेबस के अंदर इसके ऊपर एक चैप्टर है, तो हम इसको चैप्टर के अंदर बहुत डीपली समझेंगे। तो ये आर्टिकल 352 जो है और 356 और 360 ये ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि इमरजेंसी के अंदर लगाए जाते हैं। और 352 ये इंटरनली होता है, 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन को लेकर फेमस है, और 360 जो है वो वित्तीय है। तो ये मतलब किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये वाला जो प्रोविज़न है ये हमारे भारत की विशेषता को दर्शाता है। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस जो है आने वाले सिलेबस को कवर करेगी, और कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही सिलेबस को कवर करेंगे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।